मायावती, अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी, मुद्दा एक ही है, रामचरितमानस। रामचरितमानस पर अचानक से विवाद होगा, विवाद इतना गहराएगा कि राजनीति में चर्चा का केंद्र बन जाएगा। भाई क्यों? बाबा तुलसीदास का ये ग्रंथ जो घर घर में रखा जाता है, कई लोगों की और हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, इस ग्रंथ को लेकर आखिर इतना विवाद क्यों किया जा रहा है? सोच समझकर किया जा रहा है। और इस सोची समझी रणनीति के पीछे उत्तर प्रदेश की सियासत है। नहीं होती तो एकदम से मायावती भी अखिलेश यादव के पीछे पीछे अपने बयान लिए नहीं उतर आती। समझिए जरा इस सियासत को। उत्तर प्रदेश की राजनीति में रामचरितमानस को लेकर मचा विवाद और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। हमें शूद्र समझते हैं, उन्होंने कहा था। बहरहाल इसके बाद में गर्व से कहो हम शूद्र हैं के पोस्टर लग गए समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर और रामचरितमानस पर एक के बाद एक टिप्पणियां होती चली जा रही। अखिलेश यादव खामोश हैं, कोई बयान आते भी है तो बड़े सोचे समझे आते हैं। कुल मिलाकर काफी गहरे इस विवाद की जड़ें हैं। क्या इससे जुड़ा विवाद एक खास वोट बैंक के ऊपर असर डालता है? डालता ही होगा, नहीं तो सबको क्या ज़रूरत है एक के बाद एक इस पूरे मुद्दे पर सियासत को इतना गरमाने की। और ऐसा लगता नहीं है कि बहुत जल्दी ही ये विवाद ख़त्म होगा, लेकिन राम का नाम है, राम पर सियासत तो पहले भी होती रही है और राम मंदिर की सियासत ने बीजेपी को कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया ये भी सभी जानते हैं। राम के नाम ने कहाँ से कहाँ तक पहुँचाया, लेकिन क्या राम के नाम के खिलाफ बोलकर भी कोई सियासत हो सकती है? ये उत्तर प्रदेश में नई सियासत है, इसके मायने समझिए। रामचरितमानस पर आखिर विवाद क्यों हो रहा है? रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में घिरे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ भाजपा ने भी मोर्चा खोल रखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने विवादित बयान दिया था जिस पर एफआईआर दर्ज हो गई है और चौतरफा उनका विरोध हो रहा है। अब बीएसपी प्रमुख मायावती भी इस विवाद में कूद पड़ी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रामचरितमानस प्रकरण को लेकर सपा पर तीखा हमला बोला है। आइए सबसे पहले आपको मायावती ने क्या कहा है वो आपको बता देता हूं, और वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए क्या रामचरितमानस का बचाव किया है। आप देखिए, बड़ा सदा हुआ बयान है, समझने की कोशिश करिए। मायावती ने सपा पर निशाना साधते हुए अपने ट्वीट में लिखा, देश में कमजोर और उपेक्षित वर्गों का रामचरितमानस और मनुस्मृति आदि ग्रंथ नहीं बल्कि भारतीय संविधान है, जिसमें बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनको शूद्र की नहीं बल्कि एससी, एसटी और ओबीसी की संज्ञा दी है। अतः इन्हें शूद्र कहकर सपा इनका अपमान न करे और न ही संविधान की अवहेलना करे। इतना ही नहीं, देश के अन्य राज्यों की तरह यूपी में भी दलितों, आदिवासियों और ओबीसी समाज के शोषण, अन्याय, नाइंसाफी और इन वर्गों में जन्मे महान संतों, गुरुओं और महापुरुषों आदि की उपेक्षा और तिरस्कार के मामले में कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी भी कोई किसी से कम नहीं है। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे लिखा है, बड़ा ट्वीट लिखती हैं वो, 2-3 थ्रेड बनाकर पूरा ट्वीट लिखती हैं। साथ ही सपा प्रमुख द्वारा इनकी वकालत करने से पहले उन्हें लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस के दिनांक 2 जून 1995 की घटना को भी याद कर अपने गिरेबान में ज़रूर झांक कर देखना चाहिए। अब वो मौका मिला है तो गेस्ट हाउस कांड की भी याद दिला रही हैं, जब सीएम बनने जा रही एक दलित की बेटी पर सपा सरकार में जानलेवा हमला कराया गया था। मायावती आगे लिखती हैं, वैसे भी ये जगजाहिर है कि देश में एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम और अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों आदि के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की कद्र बीएसपी में ही हमेशा से निहित और सुरक्षित है। अपना वोट बैंक क्लियर कर दिया उन्होंने, देख लीजिए, एक लाइन में उन्होंने क्लियर कर दिया किसको टारगेट करना है। दलित, एससी, एसटी, मुसलमान और उपेक्षित अल्पसंख्यक, सबको अपने साथ में लाने की कोशिश है। यही कोशिश है समाजवादी पार्टी की, यही लड़ाई चल रही है। बहुसंख्यक समाज यानी हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति होती है, पोलराइजेशन की राजनीति, इसको कैसे तोड़ा जा रहा है वो समझिए। लेकिन मायावती आगे क्या कहती हैं, जबकि बाकी पार्टियां इनके वोटों के स्वार्थ की खातिर किस्म किस्म की नाटकबाजी ही ज़्यादा करती रहती हैं, और वो कह रही हैं कि बसपा में इनको सम्मान मिलता है। नाटकबाजी नहीं है उनकी तरफ से, ये मायावती कह रही है, और बाकी सब जो कर रहे हैं वो नाटकबाजी है। राजनीति क्या है? पोलराइजेशन की राजनीति। समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच जो मुकाबला हुआ, जिसमें समाजवादी पार्टी की थोड़ी ताकत बढ़ी है 2022 के विधानसभा चुनाव में, लेकिन कमज़ोर कहाँ पड़ गई? बहुसंख्यक समाज भी एकजुट हो गया। बहुसंख्यक समाज में कौन आता है? जब हिंदू हिंदू हो जाता है,
वो दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, बनिया, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय इस सब में नहीं बटा रहता है। ये सारी बातों से ऊपर उठ जाता है तो वो हिंदू हो जाता है। और मुस्लिम हिंदू इस तरह की एक लड़ाई, इसको पोलराइजेशन कहते हैं, ये देखने को मिला। अब समाजवादी पार्टी को और बहुजन समाज पार्टी दोनों को लगता है कि मुस्लिम वोट तो हमारे साथ है ही लोकसभा चुनाव में और उससे पहले जो निकाय चुनाव है उसमें। लेकिन यदि ये जो बहुसंख्यक समाज है जो छिटक जाता है, ये टूट जाए, इसमें जो पिछड़ा वर्ग है या ये शूद्र का मुद्दा जो उठाया जा रहा है, इससे प्रभावित होकर एक वर्ग विशेष, एक जाति विशेष किसी एक पार्टी का समर्थन कर दे कि हमारे मुद्दों को उठाया, हमारे साथ खड़े हैं, तो बल्ले बल्ले मुस्लिम दलित समीकरण के पीछे तो मायावती लगी ही हुई है। उनको लगता है कि यह समीकरण काम कर जाएगा। याद MY फैक्टर की बात करते हैं, लेकिन दलित और मुस्लिम समीकरण समाजवादी पार्टी के लिए भी काम करेगा। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर बीजेपी का जोरदार प्रदर्शन हो रहा है। रामचरितमानस को लेकर यूथ विंग पहुंच गया है, तो अब बीजेपी के पास भी मौका। बीजेपी अपनी राजनीति में लगी है। वो ये बता रही है कि रामचरितमानस का अपमान हुआ है और वो सब इधर बताया जा रहा है कि शूद्रों के लिए खड़े हैं, शूद्रों का अपमान हो रहा है। तो आप देख रहे हैं राजनीति किस स्तर पर चल रही है। अब देखना होगा कि जनता किस बात से प्रभावित हो रही है। गहरी जड़ें हैं हर बात की, आस्था की भी बहुत गहरी जड़ें हैं और आस्था में जो तर्क वितर्क चलते रहे उनकी भी बहुत गहरी। ये कोई भी विवाद आज का विवाद नहीं है, लेकिन हाँ गाहे बगाए समय समय पर चुनाव आदि इत्यादि को देखते हुए इन विवादों को फिर से जन्म दिया जाता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी ने शुक्रवार को प्रदर्शन किया। खबरों के अनुसार बीजेपी के सिख यूथ विंग के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इनके हाथों में रामचरितमानस की प्रतियां थीं और इसको लेकर वो जोरदार नारेबाजी कर रहे थे। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर सिख समुदाय के लोग रामचरितमानस पुस्तक और मुंह पर भगवा कपड़ा बांधकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे। अब हम आपको बताते हैं कि विवाद कैसे गहरा है, किस बात पर FIR हुई है और क्यों प्रदर्शन किया जा रहा है। आपको बताते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य ने ऐसा क्या कहा था जिस पर अब विवाद मचा हुआ है और उनके खिलाफ विरोध हो रहा है। किस तरह का विरोध हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रामचरितमानस पर बिहार से विवाद शुरू हुआ था दरअसल, और फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश में एंट्री हो गई। बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने रामचरितमानस की चौपाइयों पर सवाल उठाए थे और विवादित बयान दिया था। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ था, लेकिन उस समय पर जो आश्चर्य हुआ था वो देखिए बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ पहुँच गया। पहले लग रहा था कि रामचरितमानस पर ऐसा गंभीर प्रश्न खड़ा किया जा सकता है, ये तो आस्था को चोट पहुंचाने वाला था। लोगों ने शुरुआत में कुछ विरोध किया, फिर देखते देखते तो ऐसा पता लगा कि एक नहीं ऐसे कई लोग हैं जो विरोध में अपनी बातें कहते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य मुखर हो गए, अखिलेश यादव ने कोई बड़ा विरोध उनका नहीं किया, लेकिन जब मंदिर गए तो मंदिर में घुसने के पहले उनका विरोध होने लगा। उन्होंने कहा गुंडे लेकर आए हैं, हमें पहले बता देते तो हम अपने कार्यकर्ता लेकर आते। ये अखिलेश यादव की टिप्पणी थी। तो अब ये जो सवाल उठने शुरू हुए, ये पहले बिहार में उठे एक बयान से, और फिर उन्होंने तब कहा था कि मनुस्मृति और रामचरितमानस में नफरत फैलाई जा रही, नफरत फैलाने वाले ग्रंथ कह दिया इनको। इसके बाद से रामचरितमानस को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीते दिनों समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयों पर नाराजगी जताई थी। सपा MLC स्वामी प्रसाद मौर्य की रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के बाद बयानबाजी बढ़ती जा रही। उनके खिलाफ भी बयानबाजी हुई, किसी ने उनकी जबान काटने, गर्दन काटने, पता है तमाम किस्म के बयान चलने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य कहने लगे हमको भस्म कर दो, इतनी शक्ति है तो पैसा क्यों खर्चा करते हो। खैर ये राजनीतिक, इसको समझिए कि बयानबाजी क्यों हो रही है। ये कोई अहंकार की लड़ाई नहीं है और रामचरितमानस के मान अपमान की लड़ाई नहीं है। जिसको पढ़ना है मानस वो पढ़ रहा है, जिसको मानस को गुनना है, मानस को समझना है, वो मानस को समझ भी रहा है, जी भी रहा है। लेकिन जिसको राजनीति करना है वो किसी को प्रभावित भी करना चाहता है। किसको प्रभावित करना चाह रहा है वो समझ लो आप। अभी तक चिंता नहीं थी, पिछले चुनाव में चिंता नहीं थी, अचानक मानस कोई आज तो लिखा नहीं गया है, मानस की चिंता अभी सताने लगी है अचानक से। इसको समझिए कौन सा दौर चल रहा है, किसको प्रभावित करना। अब उन लोगों को समझना है, उन लोगों को समझदार होना चाहिए जिनके लिए इस तरह की राजनीति, क्योंकि इस तरह की राजनीति का प्रभाव ना पड़े तो इस तरह के विवाद नहीं पैदा होंगे। बहरहाल स्वामी प्रसाद मौर्य ने 22 जनवरी को श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का जिक्र करते हुए कहा था कि इसमें पिछड़ों, दलितों और महिलाओं के बारे में आपत्तिजनक बातें लिखी हैं जिससे करोड़ों लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचती है, लिहाजा इस पर पाबंदी लगा दी जानी चाहिए। मौर्य की इस टिप्पणी को लेकर काफ़ी विवाद उत्पन्न हो गया था। साधु संतों और भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने उनकी कड़ी आलोचना की थी। उनके खिलाफ मध्य प्रदेश और लखनऊ में मुकदमे भी दर्ज किए गए। उनके समर्थन में आए एक संगठन के कार्यकर्ताओं ने रविवार को श्री रामचरितमानस की कथित आपत्तिजनक अंश की प्रतियां जलाई थी। हालांकि इसको लेकर खंडन भी आता रहा है, ये बता दें, लेकिन कुछ तस्वीरें सामने आई, लोगों को काफ़ी इन तस्वीरों ने परेशान भी किया। उसकी वजह भी है।
रामचरितमानस एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ माना जाता है, घर घर में रखा हुआ है। उत्तर भारत में तो इसकी बड़ी महिमा है और ये माना जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले भारत के लिए तो सबसे बड़ा ग्रंथ है। हालांकि इसको लेकर फिर कहा जाता है कि भागवत भी है और वेदों से हमारा सनातन परंपरा की उत्पत्ति हुई है, या वाल्मीकि रामायण जो मूल रूप से लिखी गई और जिससे प्रभावित होकर बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन रामचरितमानस में राम को जिस तरह भगवान के रूप में, श्री हनुमान जी को जिस तरह भगवान के रूप में, माता सीता को जिस तरह भगवान के रूप में रखा गया है, और जो भक्ति भाव है वो भक्ति मार्ग के एक संत के तौर पर गोस्वामी तुलसीदास को स्थापित करता है। उनके कई वचन हैं, उसमें कई बातें हैं। इन बातों की कई जगह आप टीका टिप्पणियाँ सुनते हैं। अब वो चाहे ढोल गवार शूद्र पशु नारी हो या फिर शूद्रों को लेकर जो बात कही गई है, उसको समझने की बात है। अलग अलग मंत महंत संत आपको और रामकथा मर्मज्ञ इसके बारे में समझाएंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जाति व्यवस्था जहाँ से शुरू, जिसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं, उस वर्ण व्यवस्था में कभी इस तरह का कोई कैटेगराइजेशन था ही नहीं जो आज कैटेगराइजेशन किया जाता है। पिछड़े, अति पिछड़े, SC ST, ये सब ये कैटेगराइजेशन नहीं होता था, या उस समय पर ऐसी भी कोई व्यवस्था नहीं थी कि आरक्षण या इस तरह की चीज़ें होंगी। और ना ही किसी सरनेम के आधार पर, किसी परिवार में पैदा होने के आधार पर किसी के वर्ण को स्थापित किया जाता था। वर्ण व्यवस्था बिल्कुल अलग थी, ग्रंथों की रचना उसी के अनुसार हुई। किसकी क्या क्षमता है वो उसका वर्ण होता था। ऐसे कई आपको मर्मज्ञ हैं जो इसके बारे में जानकारी देते दिखाई देंगे। लेकिन बाद में फिर जब हमारी जो व्यवस्था बन गई, उसी के आधार पर इन ग्रंथों की टीका टिप्पणी होने लगी, उसी के आधार पर अर्थ निकलने लगे, उसी के आधार पर सियासत होने लगी। और जब उस आधार पर सियासत होगी तो आपत्तिजनक बातें निकालना कौन सा मुश्किल काम है। किस ग्रंथ में नहीं निकाले जा सकते अगर आप चश्मा अपना पहन ले तो अभी जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू किया उनका चश्मा बहुत स्पष्ट है। वो आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश की सियासत को प्रभावित करना चाहते हैं। बहुसंख्यक समाज जिसमें आप देखते हैं अलग अलग जाति वर्गों में वो भी बटा हुआ है। तो जातिगत आधारित राजनीति जो पहले होती रही है उत्तर प्रदेश में, प्रभावित भी करती रही उत्तर प्रदेश की, वो हो, बजाय इसके कि हिंदू मुसलमान की वोटिंग हो जाए। इससे तो नुकसान है सबका। सब कूद पड़े हैं इसमें कि कैसे दलित मुस्लिम समीकरण हो जाए, पिछड़ा मुस्लिम समीकरण हो जाए। किसी तरह से ये समीकरण चाहे मायावती के हाथ में आ जाए, चाहे अखिलेश के हाथ में आ जाए, या किसी अन्य दल के हाथ में आ जाए। खैर, राजनीति बहुत गहरी है, इस पर बड़ी लंबी चर्चा की जा सकती है। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव करते हुए अखिलेश ने भी एक बड़ा बयान दिया, वो भी समझ लीजिए। रामचरितमानस पर टिप्पणी करके विवादों से घिरे अपने सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य का बचाव करते हुए समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से विधानसभा सदन में इस महाकाव्य की एक चौपाई में इस्तेमाल किए गए ताड़ना शब्द की व्याख्या पूछेंगे। अखिलेश यादव ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा, हमारे मुख्यमंत्री एक संस्थान से निकले हैं और वो योगी हैं। मैं उनसे विधानसभा सदन में ये पूछूंगा कि श्री रामचरितमानस में जिन पंक्तियों का जिक्र इस वक्त चल रहा है उनमें ताड़ना शब्द का इस्तेमाल किन लोगों के लिए किया गया है और वो किन पर लागू होती है। आप देख रहे हैं इशारों इशारों में अखिलेश यादव इस बात का समर्थन कर रहे हैं। अखिलेश यादव खुलकर कोई बाबा तुलसीदास के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि बहुसंख्यक समाज को उनको पकड़, लेकिन वो स्वामी प्रसाद मौर्य का अपरोक्ष रूप से नहीं बल्कि सीधे सीधे समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं इस पर मैं सवाल पूछूंगा योगी आदित्यनाथ से। सपा प्रमुख के बयान पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी जवाब आया। अखिलेश के शूद्र वाले सवालों का जवाब देते हुए सीएम योगी ने कहा था कि मैं उन्हें जवाब दूंगा जब उन्हें मेरे जवाब की जरूरत होगी। जवाब उन्हें देना चाहिए जो जवाब को समझ सकें। अराजकता पैदा करने वालों को क्या जवाब दिया जाए। वहीं रामचरितमानस विवाद पर उन्होंने कहा, रामचरितमानस का मुद्दा इसलिए उठाया जा रहा है ताकि सरकार ने जो विकास किया है उस मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। वो जानबूझकर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, उनकी पहचान का संकट बना हुआ है, इसलिए अब रामचरितमानस का मुद्दा उठाया जा रहा है। अब एक और सवाल है, क्या मानस विवाद पर दो दो हाथ करने की तैयारी में है अखिलेश? क्योंकि गर्व से कहो हम शूद्र हैं, ये सपा मुख्यालय के बाहर पोस्टर लगा हुआ है। इसके जरिए क्या वो ये शूद्र वाली राजनीति करना चाह रहे हैं? और आप देख रहे हैं मायावती जी ने जो आज ट्वीट किया है बैक टू बैक एक के बाद एक, उससे बहुत स्पष्ट हो गया कि उनको भी चिंता सताने लगी कहीं हाथ से मुद्दा भी ना लेकर चले जाए। अखिलेश यादव की सबसे बड़ी कमजोरी क्या रही? पिछड़ों का वोट ही तो रहा। आजमगढ़ मत भूलिए, छोटा सा सैंपल है, इस सैंपल से समझ लीजिए दिक्कत क्या है। जहाँ जहाँ बसपा और अखिलेश यादव आपस में लड़ेंगे बीजेपी की जीत हो जाएगी, भले ही पहले से कम वोट मिले। निरहुआ जीत गया आजमगढ़ के लोकसभा उपचुनाव में, गुड्डू जमाली ने सारे वोट खींच लिए। तो ये स्थिति एक जगह की कहानी नहीं है, हर जगह की कहानी हो सकती है। इन पिछड़ों का या जो
मायावती का वोट बैंक है वो अखिलेश यादव के साथ चला जाए, तो जो उनका वोट प्रतिशत रहा है, जो मुस्लिम मतदाताओं को समझ, उसके साथ में मिलकर वो बीजेपी को चुनौती दे सके। ये राजनीति चल रही है, मतदाताओं को साथ में लाना, एक पर्टिकुलर वर्ग को अपने साथ में खींचना। अखिलेश यादव को तो कम से कम ऐसा लग रहा है कि रामचरितमानस के बहाने ही से वो शायद पिछड़ों को अपने साथ ला सकते हैं। अब बड़ा सवाल है ये कई लोगों के जहन कि क्या रामचरितमानस को लेकर ये सोच उन आम लोगों में होगी जिनके घरों में मानस रखा हुआ है? क्या मानस को लेकर कुछ लोगों में इस तरह की सोच हो सकती है कि उनके लिए कुछ अपमानजनक लिखा गया है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस पर हालांकि कई रामकथा मर्मज्ञों ने, जैसा मैंने पहले भी कहा, अपनी बात रखी है। अब क्या अखिलेश यादव को बीजेपी के खिलाफ ये सबसे बड़ा हथियार मिल गया हाल के दिनों में? बड़ा सवाल है। दरअसल समाजवादी पार्टी के यूएसए चैप्टर के ट्विटर हैंडल से अखिलेश के ट्वीट को रिप्लाई करते हुए 3 ग्राफ भी शेयर किए गए हैं। ट्वीट में लिखा गया कि जातीय आंकड़ों के इस ग्राफ को भी सबूत के तौर पर इसमें शामिल कर लिया जाए। दरअसल अखिलेश ने अपने ट्वीट में लिखा था, पिछड़े दलित भाजपा के लिए सिर्फ वोट के पैमाने पर हिंदू हैं, केवल चुनाव के समय पिछड़े दलित हिंदू हैं। उसके बाद अपना हक मांगने पर भाजपा के लिए पिछड़े दलित केवल शून्याकार बिंदु हैं, जिनको भाजपा गिनने को तैयार तक नहीं है। उनकी भलाई के बारे में क्या सोचेगी? इसी ट्वीट को रिप्लाई करते हुए ग्राफ के जरिए बताया गया कि उत्तर प्रदेश के यूनिवर्सिटी में वीसी, पुलिस कप्तान, जिला अधिकारियों के पद पर सवर्ण और पिछड़े दलितों की कितनी संख्या है। अब तक दिए गए भारत रत्न को भी जातीय आंकड़ों के साथ ग्राफ में दर्शाया गया है। तीसरे ग्राफ में बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुई नियुक्ति का जातिवार आंकड़ा दिया गया है। जिस तरह से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी लगातार पिछड़ों और दलितों को लेकर हमलावर है, भाजपा की मुसीबतें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अब देखिए, एक आरक्षण का मुद्दा भी उठता है कि आरक्षण के जरिए किन लोगों को मौके मिल रहे हैं। सवर्ण समाज की तरफ से भी एक अलग मांग खड़ी की जाती है कि आरक्षण की वजह से उनके बच्चे जो अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं, काफ़ी नंबर्स लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं, उनको मौका नहीं मिल पाता, अवसर नहीं। यहाँ पर एक दूसरी तस्वीर भी पेश की जा रही है, यूएसए चैप्टर जो है समाजवादी पार्टी का, उसकी तरफ वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर जो अधिकारी हैं, सरकारी बड़े अधिकारी हैं, जो अमेरिकी चैप्टर है उसने ग्राफ में क्या क्या बताया, वो बता रहे हैं कि ज़्यादातर अधिकारी जो है वो सवर्ण है। समाजवादी पार्टी के अमेरिकी चैप्टर के ट्वीट में 3 ग्राफ पोस्ट किए गए हैं। पहले ग्राफ में यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो हैं, पुलिस कप्तान, जिला अधिकारियों के पदों पर जातिवार आंकड़ा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि यूपी की यूनिवर्सिटी में कुलपति यानी वीसी के 100 में से 87 पदों पर सवर्ण और केवल 13 पर पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक की नियुक्ति की गई है। इसी तरह पुलिस कप्तानों की बात करें तो 100 पदों में से 65 पर सवर्ण है, 35 पर पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक है। जिला अधिकारियों की डीएम की बात करें तो 100 में से 63 पर सवर्ण और 37 पर पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक है, यानी प्रतिशत के लिहाज से बताया गया है। सवर्ण को 73% भारत रत्न है और पिछड़े दलितों को 6% है। दूसरे ग्राफ में भारत रत्न देने का जातिवार आंकड़ा किया गया है। इसमें बताया गया है कि 75% भारत रत्न सवर्ण जातियों को दिया गया है। इसमें से 47.9% ब्राह्मणों को दिया गया है, 25% अन्य सवर्ण को भारत रत्न दिया गया, 16.7% भारत रत्न अल्पसंख्यकों को दिया गया। आप देख रहे हैं कि आंकड़ों के जरिए कौन सी राजनीति शुरू हो गई है। आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? अपनी राय रखिएगा ज़रूर, दिल खोल कर आप अपनी राय रखिए और बताइए कि आपको क्या लगता है ये चीज़ें कितना प्रभावित करती हैं आपको। दलित हैं, एससी को 4.2% और पिछड़ों यानी ओबीसी को 2.1% भारत रत्न दिया गया है। अनुसूचित जनजाति एसटी के किसी व्यक्ति को अभी तक भारत रत्न का गौरव हासिल नहीं हो सका है। 4.2% भारत रत्न विदेशियों को भी दिया गया है। हालांकि ये मतलब इक्का दुक्का नाम जो होते हैं उनको परसेंटेज वाइज निकाल लिया गया है, तो आंकड़ों का खेल है। बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में 15 में से 11 पदों पर ठाकुरों की नियुक्ति है। तीसरे ग्राफ में बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हुई नियुक्तियों का ब्यौरा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि यहाँ 15 में से 12 पदों पर सवर्णों की नियुक्ति हुई है। इन 12 में से 11 पदों पर ठाकुर और 1 पद पर भूमिहार को नियुक्त किया गया है। ओबीसी और एससी को केवल 1-1 पद पर नियुक्ति मिली है, 1 पद पर अन्य जाति को नियुक्ति दी गई है। अब ये आप देख रहे हैं जातीय राजनीति जो है वो जोर पकड़ रही है और रामचरितमानस से शुरू हुआ विवाद अब आंकड़ों के खेल में जा रहा है। यानी एक बात बहुत स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में आपको समाजवादी पार्टी की तरफ से ये मुद्दा बहुत सरगर्मी के साथ, बहुत तेज़ी के साथ उठाते अखिलेश यादव दिखाई देंगे। अखिलेश यादव ने जातीय गणना का मामला भी विधानसभा में उठाने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही मैं शूद्र हूँ या नहीं कहकर राजनीतिक लड़ाई को नया रंग दे दिया है। इस शब्द के सहारे पिछड़ों, अति पिछड़ों और दलितों को लामबंद करने की चाहत में सपा मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर भी लगाया गया है। इसमें लिखा गया है, गर्व से कहो कि हम शूद्र हैं। अब बड़ा सवाल है, क्या भाजपा के लिए मुसीबत बन सकता है मुद्दा? कभी बसपा के मुख्य चेहरों में से एक रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए दलितों, ओबीसी की राजनीति को हवा देकर समाजवादी पार्टी ने बड़ी चाल चल दी है।
भाजपा भले ही फिलहाल इसे लेकर सदे हुए बयानबाजी और सवाल उठा रही है, लेकिन सियासी जानकार मान रहे हैं कि मुद्दा लंबा खींचा तो भाजपा के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। सवाल उठ रहा है कि कहीं ये मिशन 2024 से पहले जातीय गोलबंदी के जरिए भाजपा से ओबीसी दलितों को दूर करने के लिए किया जा रहा सोचा समझा प्रयोग तो नहीं है। आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर रखें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।